वन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल दिवाली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जो लोग ज़िंदगी में थोड़े से मायूस चल रहे हैं, मैं कहती हूँ कि उन्हें चेयरफुल होने का टाइम आ गया है। इस दिवाली अपनी ज़िंदगी और अपने दुखों को एकदम दिवाली की उस रोशनी में जलाकर राख कर दीजिए और खुशियों का त्यौहार दिवाली को अपनी ज़िंदगी में खुशियों के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा फैन फिक्शन है उसे शुरू किया जाए। जैसे कि आप जानते थे कि लियांगझा जो था वो चला गया था और विवुजिन अभी भी 17 साल का था। अगर 18 साल का वो हो जाएगा तो लियांग सेक्ट में उसकी शादी हो जाएगी। और यही सोच सोच के फूयाहो का दिमाग जो था वो बहुत ज़्यादा ठन गया था। वो बार बार ये सोचता था कि ऐसा क्या हो कि वो इन दोनों सेक्ट के बीच में लड़ाई करवा दे। वो रिवेंज स्पिरिट थी। तो एक रात वो सोता है, लवांगची को यहाँ से गए हुए अभी एक हफ्ता हो चुका था। उस रात जब वो सोता है, क्योंकि रिवन स्पिरिट जो थी वो फ्यूचर देख सकती थी, तो जैसे ही वो सोता है उसके फ्यूचर सपने में आता है कि पूरा का पूरा चेरी ब्लॉसम सेक्ट जल रहा है। यहाँ पर वी जांग से और कांगसे सरन की भी डेथ हो गई है और वी वुजियान को मारने के लिए ढेरों लोग आ गए हैं। और वो सारे लोग कई और नहीं बल्कि ड्रैगन सेक्ट के हैं। और वो उस नींद से उठता है और वो बहुत भयंकर सपना था जिसे देखने के बाद फूयाओ के माथे पे बहुत सारे पसीने आ गए थे। और वो मन में सोच रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है, क्योंकि वो एक रेवन स्पिरिट थी और वो फ्यूचर भी देख सकता था। तो ऑब्वियस सी बात थी उसके लिए ये सब जानना, पहचानना या उसके सपने में जो चीज़ें आ रही हैं वो हकीकत में बदल सकती हैं। और वो मन में सोचता है क्या विवुजियान के साथ साथ सारे लोग मारे जाएंगे। और वो मन में ये सोच रहा था क्या मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे सपने में मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और मुझे मरा हुआ नहीं दिखाया गया, तो दैट मीन्स मैं बच सकता हूँ। वो रेवन थोड़े दिन परेशान रहता है। अगले दिन सुबह जब वो उठ गया था तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था, ना ही खाने में ना ही पीने में। ये चीज़ जो है वो उसकी मदर नोटिस करती है और वो देखती है कि फूयाओ बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो फूयाओ से पूछती है क्या हुआ तुम्हें। फूयाओ अपनी मदर को बताता है कि उसने एक बहुत अजीब सा सपना देखा, लेकिन वो अपनी मदर को कुछ भी उस सपने के बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उस सपने के बारे में अगर वो डिटेलिंग में अपनी मदर को बताएगा तो उसकी मदर उसे कहीं ना कहीं मनूस भी मान सकती है और उसे अपने घर, अपने परिवार को इस तरह से गलत हाथों में देने की वजह से या उनके लिए गलत सोचने की वजह से उसे धक्के मार के अपनी जगह से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि जो ये अडॉप्टिव चाइल्ड हुआ करते थे उन्हें कर्स्ड बोलकर अक्सर लोग बाग अपने अपने परिवारों से निकाल देते थे और उसे लगता था शायद मिन फेंगशी भी उसके साथ यही कारनामा करेगी। लेकिन मिन फेंगशी क्या अपने बच्चे को लेकर, अपने अडॉप्टिव सन को लेकर प्यार बहुत अटूट था। वो फूयाओ, मिंग फूयाओ, अपने अडॉप्टिव सन जो कि जिन गुआंगशाओ आगे चल के बनेगा, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सॉरी, जिन गुआंगशाओ जिससे वो प्यार करती थी, वो बहुत ज़्यादा फूयाओ को इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो कभी भी फूयाओ को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती थी। वो फूयाओ के लिए कभी भी कुछ उल्टा सोच नहीं सकती थी। वो हमेशा मिंग फेंगशी अपने बेटे फूयाओ का साथ देती थी, चाहे कितना भी बुरा हो। फूयाओ यहाँ पर अपनी मदर से कुछ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि वो था तो एक अडॉप्टिव सन ही ना। अगर कल को उसे किसी भी इल्ज़ाम लगाकर या फिर ये कहा जाए कि तुम इस भविष्य में आने वाले हमारे जो भी सेक्ट है उसकी बर्बादी देख रहे हो, तो मतलब तुम बर्बादी चाहते हो, ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाए, तो वो चुप रहता है। वो मन ही मन पूरा कंसंट्रेट करता है कि आखिर जो उसने सपने में देखा है वो क्या है। तो उसे याद आता है कि उसने अपने सपने में एक अजीब से भयंकर से क्रिएचर भी देखे थे जो कि विवुजियान को मारने के लिए आ रहे थे। और वो मन में सोचता है कि उसने पुराने पुस्तकालयों में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। वो वहीं से अपनी मदर से कहता है, माँ मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ, मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ जहाँ पर बैठ के मैं बहुत सारी पुस्तक पढ़ सकता हूँ। उसकी मदर उसे अनुमति दे देती है, क्योंकि जो हमारा फूयाहो था वो कोई भी चीज़ पढ़ कर कैच करने में सबसे ज़्यादा अच्छा था। हालांकि उसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट उसके माइंड गेम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे। वो षड्यंत्र रचने में और षड्यंत्र को मात देने में बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की शिक्षा रखा करता था। वो अक्सर ऐसी नीतियों को पढ़ा करता था जिससे अर्थशास्त्र और भूगोल सारी चीज़ों का उसे ज्ञात हो सके। वो बहुत सारी चीज़ और आने वाले प्लैनेट, कहाँ पर क्या दंगे चल रहे हैं और कौन सा प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा खुराफाती लोग रहते हैं, उन सब की डिटेलिंग वो पढ़ा करता था। वो
ऐसी जगह पर जाता है पुस्तकालय में जहाँ पर एंशियंट और बहुत सारे बीस्टली चीज़ों की बारे में बुक्स रखी हुई थी। वो उन बुक्स को ओपन करता है और वहाँ पर पढ़ने लगता है कि उसने जो सपने में क्रिएचर देखा आखिर वो है कैसा। फू याओ ऐसा लगभग 1 हफ्ते तक करता है और इस 1 हफ्ते में लियांग चाओ और वीइंग एक दूसरे से बहुत सारे मैसेजेस चेंज करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो अलग अलग प्लानट पे थे तो इसलिए वो इतनी इजीली मैसेजेस भेज नहीं सकते थे। लेकिन हफ्ते में एक बार लियांग सेक्ट यानी कि ड्रैगन स्टोन सेट पे एक बंदा जाया करता था। उस सेक्ट की चीज़ों की डिटेलिंग वो लोग यहाँ लेके आया करते थे और तभी बहुत सारे मैसेजेस हमारे एम्परर लियांगझा के पास वी वुशियान के पहुँचते थे। वी वुशियान जो कि अब अक्सर अपनी शादी और अपने पति के ख्यालों में डूबा रहता था, उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए जो हमारे कांगसे सरन होती हैं और वी चांगसे होते हैं, वो अपने बेटे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जहाँ पर उसके साथ पढ़ने के लिए आइसोलेशन में एक गौशी उसके लिए तैयार किया जाता है जो कि उसे पढ़ाएगा, जिसे एक टीचर भी कहा जाता है। वो गौशी वी वुशियान को बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार करता है। वो उसे हर चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए और उसे बहुत सारी आने वाले टाइम के लिए तैयार करता है। वो उसे बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना और बहुत सारी चीज़ों के बारे में किस तरह से षड्यंत्र को तोड़ते हैं, किस तरह से युद्ध होता है और किस तरह से युद्ध को भेदा जाता है, ये सारी नीति के बारे में वो इंसानों से बताता है। यहाँ पर जो फू याओ है वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है एंशिएंट बुक में और वहाँ पर उसके हाथ एक ऐसी चीज़ लगती है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक ऐसी चीज़ जो कि सारी धरती को पलट कर रख सकती थी और सारे प्लैनेट को तबाह कर सकती थी। वो और कुछ नहीं बल्कि एक दूर दरान प्लैनेट था जिसका नाम डेडली बीस्ट रखा गया था। वहाँ पर कुछ ऐसे दैत्य थे जो कि डेडली बीस्ट हुआ करते थे और वो लोग मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर सकते थे और उनकी कॉप्स की आर्मी बना सकते थे। और उनकी कॉप्स की आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती थी कि उसके सामने कोई भी नहीं टेक सकता था। बड़े से बड़े योद्धा को अगर उन्होंने मार दिया तो वो उसके कॉप्स को दोबारा से जिंदा करके अपनी टीम में मुलव्वस कर लेते थे, मिला लेते थे और उसके बाद वो लोगों को मार डालते थे। वो लोग, उनका काम डेडली बीस्ट का सिर्फ इतना था कि वो बहुत सारे लोगों को मार देते थे, क्योंकि जैसे ही वो लोगों को मारते थे उनकी पावर डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स हो जाती थी। जितना पावरफुल इंसान वो मारते थे उतनी ज़्यादा उनकी पावर बढ़ जाती थी। इसलिए उन्हें प्लैनेट तबाह करने पसंद थे। और यहाँ पर फू याओ को पता लगता है कि जो ये एलियंस हैं इनके जो प्लैनेट को तबाह करने वाला है और कोई नहीं बल्कि वो डेडली बीस्ट हैं। और मर्मेड्स के भी जो प्लैनेट तबाह हुए थे उनके पीछे और कोई नहीं बल्कि डेडली बीस्ट थे, जिन्होंने अपनी एक कॉप आर्मी यानी कि लाशों की पूरी आर्मी इकट्ठी कर ली थी और वो चलती फिरती लाशें लोगों को मार कर उन्हें अपने अंदर, अपनी टीम में, अपनी आर्मी में बना लेती थी। और जिसके बाद वो लोगों को सफाया करते थे, जिसकी वजह से डेडली बीस्ट की जो पावर थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर एक आइडिया आता है, फू याओ को एक सपना आया ही था कि किस तरह से बहुत सारे लोग और वो डेडली बीस्ट यहाँ पर उस 9 पूंछ वाली लोमड़ी यानी कि वी वुशियान को मारने के लिए उतारू हैं। वो मन में सोचता है क्यों ना वो इस चेरी ब्लॉसम सेक्ट, जो कि उसका सेक्ट है भी नहीं, उसका एक न्योता उन डेडली बीस्ट को दे दे ताकि यहाँ पर सारा कुछ खत्म हो जाए। अगर यहाँ पर एक बार सारा कुछ ख़त्म हो गया तो उसका और लवांगजी का रिलेशन आराम से बन सकता है। और उसे वैसे भी इस चेरी ब्लॉसम सेक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो वैसे भी मिंग सेक्ट से आता है और वो मिंग सेक्ट का क्राउन प्रिंस है। अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत तूफानी मचती भी है, लोगों की जान जाती भी है, तो वो मन में सोचता है इससे मेरे सेक्ट को और मेरे लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। और जैसे ही ये पूरा सेक्ट तबाह हो जाएगा, यहाँ पर वैसे भी उसने अपनी रेवन आई से देख लिया था कि वो कुछ भी कर ले, वी चांगसे और कांगसे सरन को वो नहीं बचा सकता। कुछ भी करने पे भी वो वी के माता पिता को नहीं बचा पाएगा। तो वो मन में सोचता है कि वो आज मरे या कल, जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ पर इन लोगों को इनविटेशन देनी होगी ताकि वो डेडली बीस्ट यहाँ आकर पूरे चेरी ब्लॉसम वी सेक्ट को ख़त्म कर दे, नाश कर दे उसका, और जिसकी वजह से लंजा के पास कोई और ऑप्शन ना बचे। और वो मन में उन लोगों को न्योता देते हुए बताना चाहता था कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा
इमॉर्टल पर्सन है वो है विभूषण। अगर उन डेडली बीस्ट ने विभूषण को मार दिया तो उनकी जो शक्ति है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी, जिससे उन लोगों को बाकी सेक्ट्स पे हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो सालों साल शांत बैठ सकते हैं, अपनी भूख को वो एक इस चालाक लोमड़ी से ही मिटा सकते हैं। और यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसे जो है उन लोगों से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो जो प्रजाति थी वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की प्रजाति थी। और वो जो प्रजाति थी उनसे संपर्क करना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई भी डेडली बीस्ट के संपर्क में जो इंसान आता है वो वापस लाश बन के ही लौटता है। तो फुयाओं को यहाँ पर डर था कि वो तो वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन उसे एक ट्रस्ट का पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिस पे वो यकीन कर सके और जिसके थ्रू वो वुजियान के पूरे सेक्ट को तबाह कर सके। और जिससे अगर भी सेक्ट तबाह होता है तो वो इंसान कभी अपना मुंह ना खोल पाए। और ऐसे पर्सन को उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि विभूषण जल्द ही 18 साल का हो जाएगा। उसके मन में ये ख्यालात चल रहे होते हैं, तब उसे याद आता है कि एक ऐसा पर्सन था जो कि वी चांगसे का बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। और उसकी लालच की इंतहा इतनी हो गई थी कि उसे धक्के मार के इस सेक्ट के लोगों ने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया था। लेकिन फिर से वो आता है और इस सेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से उसे एक ऐसी जेल में रखा गया था जिस जेल को अज़्काबान जेल कहते हैं, और जहाँ से लोग बाग रिहा नहीं हो सकते। वो मन में सोचता है कि उस अज़्काबान जेल से उस इंसान को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ही इसके बाकी के मकसद को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकता है और वो इसके लिए आगे बहुत सारा काम कर सकता है। उस इंसान ने अपनी लॉयल्टी बहुत बार जो है बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई है, लेकिन उसका दोगला चेहरा भी बहुत ज़्यादा फेमस था। वी चांगसे का वो कट्टर दुश्मन है, और अगर वी चांगसे और उसकी पूरी सल्तनत तबाह हो गई तो यहाँ पर वो इंसान कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर विभूषण मरे जिए, वी चांगसे मरे जिए, खांगसे सरन मरे या जिए। वो भी कहीं ना कहीं जो हमारा फुयाओ है, मिंग फुयाओ, उसके साथ हाथ मिलाने में कहीं ना कहीं वो 2 मिनट की भी देरी नहीं लगाएगा। यहाँ पर जो मिंग फुयाओ था, बस अब उसे एस्केबान जेल तक अब उस इंसान से मिलने के लिए खतरा मोल लेना था, क्योंकि अगर वो इंसान कॉप्स बन भी जाए तो यहाँ पर फुयाओ को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उस एस्केबान जेल तक निकलने का उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना था। और उसे याद आता है वो बेवकूफ़ शिचन जो उसके प्यार में पागल है। उसे पता चलता है कि वो एस्केबान जेल जो है उसके रिसेंटली 2 सेक्ट उस जेल को कंट्रोल करते हैं, और सेक्ट के जो एम्परर या उनके जो खास बंदे होते हैं वही वहाँ जा सकते हैं। और फुयाओ को लगता है कि अगर एस्केबान जेल में उसे कोई ना कोई उसका साथ दे सकता है तो वो शिचन होगा। और वो मन में प्लानिंग करता है कि किस तरह से वो शिचन से ये काम करवाए बिना उसे डाउट हुए, क्योंकि शिचन जो था वो वांगजी का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन था। और तो और शिचन जो था वो ऐसा इंसान था जिस पे फुयाओ जानता था कि उस पे उसका जादू चल चुका है। और फुयाओ शिचन से बहुत सारे ऐसे काम निकलवाना चाहता था जो शिचन चाहे या ना चाहे उसे फुयाओ के लिए वो काम करने होंगे। फुयाओ यहाँ पर मन में बहुत सारी प्लानिंग कर रहा होता है कि वांगजी से छुपकर शिचन से वो कैसे काम करवाए वांगजी की नाक के नीचे से। और अगर कोई नाम आता भी है तो नाम आएगा ड्रैगन स्टोन का, और ड्रैगन स्टोन का नाम आते ही अगर कोई खलबली मचती भी है तो वी चांग से अपने बेटे के रिश्ते ड्रैगन स्टोन से तोड़ देगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन स्टोन के जो वांगजी है और वांगजी की सेना का नेतृत्व करने वाला लियांग शिचन, उस पे सारी बात आ जाएगी। और दोनों ही सूरतों में फुयाओ का नाम कभी नहीं आएगा। फुयाओ काफ़ी खुश था और वह प्लान करने लगता है कि क्या झूठ बोलकर वो शिचन से उस एस्केबान जेल से उस इंसान को निकाले जो उन डेडली बीस्ट के पास जाकर इनकी दरख्वास्त रखे और वो डेडली बीस्ट इस पूरे सेक्ट का यहाँ पर खात्मा कर दे। फिर उसे याद आता है कि वो ये सारी चीज़ें चेरी ब्लॉसम सेक्ट में रहकर नहीं कर सकता। अगर वो चेरी ब्लॉसम सेक्ट में रहकर ये सारी प्लानिंग करेगा तो कभी ना कभी वी चांग से या वी सेक्ट के लोग उसे पकड़ लेंगे।
तो यहाँ पर वो अपनी माँ के पास जाता है। मिंग फेंगशी को कहता है कि चलो ना मदर, हम अपने अपने सेक्ट में वापस चलते हैं। उसकी माँ सोचती है कि शायद उसके बेटे को अपने सेक्ट के लोगों की याद आ रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि फुयाओ को मिंग सेक्ट से कोई लेना देना नहीं, जहाँ पर उसे अनाथ होने के ताने पड़ते हों, कोई भी इंसान उससे बात ना करता हो क्योंकि वो उसे लो बोन समझते थे और उसके साथ भेदभाव इतना ज़्यादा होता हो, तो उसे उस सेक्ट में जाने की क्या ही इच्छा होगी। लेकिन मिंग फेंगशी जो अपने बच्चे के प्यार में अंधी थी और चीज़ों को देख नहीं पा रही थी, उसे लगता है शायद उसके बच्चे को मिंग सेक्ट की याद आ रही है। मिंग सेक्ट में बहुत सारे लोग थे जो फुयाओ से नफरत तो करते थे, लेकिन वो जानते थे कि फुयाओ क्राउन प्रिंस है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी कर सकते थे। और वो मन में सोचता है कि क्यों ना मैं अज़्काबान से जो उस शख्स को निकालना है उसकी मदद के लिए मिंग सेक्ट के लोगों का इस्तेमाल करूं। और मिंग सेक्ट में मेरे बहुत खास लोग हैं, क्योंकि वी चांगसे सेक्ट के वी चेरी ब्लॉसम सेक्ट के लोगों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो वो अपने सेक्ट में वापस जाता है। यहाँ पर वी विजन और लंजा जो है वो बहुत सारी चीज़ें चिट्ठियों में लिखकर एक दूसरे को बताते थे। वी विजन यहाँ पर अपने सेल्फ ग्रूम की बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। उसे युद्ध की नीतियाँ सिखाई जा रही थी और उसे ना जाने कितनी सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। यहाँ तक कि एक तरफ उसे हाउस होल्ड चोर्स भी सिखाए जा रहे थे ताकि वो लवांजी को हर तरीके से बेहतरीन तरीके से खुश रख सके। उसे नृत्य भी सिखाया जाता है और तलवारबाजी भी, कि अगर मुसीबत पड़ने में वो खुद का संरक्षण भी कर सके। और नृत्य इसलिए क्योंकि अपने प्राइवेट टाइम में वो लवांची लियांगछा को बहुत अच्छे से डील कर सके, वो लियांगछा को हर तरीके से खुश रख सके और लियांगछा भी अपने ओमेगा के अलावा कभी किसी और में ध्यान ना लगाए, क्योंकि उसके ओमेगा में हर वो क्वालिटी होनी चाहिए जो लियांगछा को चाहिए, जिससे जो उसका अल्फा पति है वो दूसरे ओमेगाओं में मुंह ना मारे। तो यहाँ पर ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं और ग्रूमिंग जो बहुत सारी ट्रेनिंग होती है वो वी विजन की शुरू हो जाती है। वी विजन काफ़ी इन्जॉय करता है हर चीज़ को, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे इतना पैम्पर्ड सब कर रहे हैं। यहाँ पर फुयाओ भी अपने सेक्ट में जाता है और अपने बहुत सारे सेना को प्रिपेयर करता है जो उस अज़्काबान से उस इंसान को निकालेंगे। और वो वहाँ शिचन को बोलता है कि शिचन, मुझे तुमसे एक काम है। शिचन उससे पूछता है कि क्या काम है। वो शिचन को अपने मिंग सेक्ट में बुलाता है। शिचन यहाँ पर लवांगजी से परमिशन लेके अपने ओमेगा से मिलने जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका ओमेगा उससे शादी की बात करना चाहता है और वो इस तरह के खत में मैनिपुलेटिव चीज़ें लिखता है कि शिचन को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद फुया उससे शादी के लिए बात करना चाहता है, इसलिए उसे बुला रहा है। यहाँ पर जो हमारा शिचन होता है वो सेक्ट में जाता है। फुयाओ उसके सामने रोते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो वो पूछता है कि किस तरीके की हेल्प। फुयाओ कहता है कि मुझे अज़्काबान से किसी को निकलवाना है। तो यहाँ पर शिचन पूछता है तुम्हें किससे निकलवाना है। तो फुयाओ बताता है कि उसे किससे निकलवाना है, उसे शूशे को निकलवाना था, जो कि बहुत खतरनाक इंसान था। तो यहाँ पर उसे निकालने से, शूचे को निकालने से वो मना कर देता है। तब फुया उसके सामने जान जान के रोने लगता है और कहता है कि मेरा क्राउन प्रिंस की जो गद्दी है वो बहुत खतरे में है। मेरे जो अदर स्टेप ब्रदर्स हैं वो मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं और अगर शूशे यहाँ आ जाएगा तो शूशे थोड़े टाइम के लिए मेरा संरक्षण कर सकता है, क्योंकि मेरे मिंग सेक्ट के लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं एक अडॉप्टिव चाइल्ड हूँ और अगर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे मारकर मेरी गद्दी छीन ली जाएगी। प्लीज़ शिचन, मेरी मदद करो। यहाँ पर अगर मैं शूशे को अपॉइंट करूँगा तो वो मेरे लिए हमेशा लॉयल रहेगा और तुम जानते हो वो कितना ताकतवर है। वो इस तरीके से रो रो कर और पूरे एक हफ्ते शिचन का इतने अच्छे से ब्रेन वॉश करता है कि शिचन उसकी बातों में आ जाता है। यहाँ पर फुयाओ पूरा ना खाना ना पीने ना सोने का ड्रामा करता है और दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में है। वो जान जान के उसके सामने बेहोश होने की एक्टिंग भी किया करता था और नींद में से चिल्लाते हुए लोगों को परेशान भी करता था। और जान जान के उसने ऐसी दवाइयाँ खा ली थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल और वीक लग रही थी, ताकि वो शिचन को पूरी तरह से कन्विंस कर सके कि वो शूशे को उस अज़्काबान जेल से निकाले। शूशे जो है वो कहीं ना कहीं उसे निकालने के लिए शिचन मान जाता है। शूशे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उतना ही वो दिमाग से खिसका हुआ था। अगर उसे किसी चीज़ से बुरा लग गया तो वो ना जाने कितने लोगों का कत्लो आम कर सकता था। शूशे
जब यहाँ पर आता है तो फूयाओ उसे कसम दिलाता है कि शुशे उसके लिए हमेशा लॉयल रहेगा और उससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर लीक नहीं होगी। शुशे ऐसे ही करता है और शुशे उसे कहता है बदले में मुझे वी चांग से और कांगसे सरन से बदला लेना है और मैं उन्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मुस्कुरा के फूयाओ कहता है ऑफ कोर्स, और मैं उनके बेटे को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तुम मेरा काम पूरा कर दो, तुम्हारा काम खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं एक रेवन स्पिरिट हूँ, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। अगर तुमने मेरी हेल्प की तो इसकी वजह से हम लोग हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएंगे और तुम्हारा काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर में देखा है कि वी चांग से मारा गया है और कांगसे सरन भी उसके साथ मर गई है। ये सुनते ही शुशे काफ़ी खुश हो जाता है और वो डेडली बीस्ट से मिलने के लिए और उन्हें ढूंढने के लिए राज़ी हो जाता है। शुशे के बहुत सारे अपने लिंकअप्स थे जिनसे वो बातें करके वहाँ डेडली बीस्ट तक कैसे पहुँचना है और उन लोगों को कैसे यहाँ लाना है, उसे ये काम करने के लिए हमारा जो फूयाओ था, मिंग फूयाओ, वो कुछ टाइम का टाइम देता है और कहता है शुशे से कि अगर तुम वींग के 18 साल होने से पहले पहले यहाँ पर पूरे चेरी ब्लॉसम वी सेक्ट को तबाह कर देते हो तो देख लो, उस सेक्ट में आने वाले टाइम में जो भी इंसान बसेगा उस सेक्ट का एम्परर मैं तुम्हें बना दूंगा, तुम्हारी पूरी गद्दी होगी। और यहाँ पर फूयाओ हंस रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर डेडली बीस्ट के पास एक बार शुशे गया तो वो ज़िंदा तो बचने वाला नहीं है और वो एक कॉप्स में तब्दील हो जाएगा और कोई भी कॉप्स, कोई भी एम्परर नहीं बन सकता, वो सिर्फ डेडली बीस्ट के गुलाम बनकर रहेंगे। तो यहाँ पर अपना पहला दाव जो है वो फूयाओ खेल चुका था। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या डेडली बीस्ट यहाँ पर सच में इतना बड़ा हमला कर देंगे और कैसे कैसे हमारा जो वी विजन है इस सब जालों से बचेगा। क्या शिचेन को पता चलेगा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और उसके ज़रिए वी सेक्ट को पूरे को तबाह करने की कोशिश की गई है। और ये सारी भी जो भी आगे स्टोरी चलेगी उसे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें, घटना ऐसी होंगी जिसे सोचने और समझने की शक्ति अभी आप गेस भी नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्या क्या होगा कि लियांग झा खुद विंग के खिलाफ भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय।